Hello everyone, my name is Shani Sharma. Welcome back to my channel Learn with Chalani. So the chapter of the day is chapter first of civics of class 7, that is democracy. Let's begin with the chapter. नाउ व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन, यानी कि जो हमारे चैप्टर का नेम है दैट इज़ द डेमोक्रेसी. सो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? सो चिल्ड्रन बेसिकली डेमोक्रेसी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है. अब इस डेमोक्रेसी जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है और ये जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसी होती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. ओके, द टर्म डेमोक्रेसी इज डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स. ओके, दो ग्रीक वर्ड्स है उनके ये उससे मिलके ये वर्ड बना है डेमोक्रेसी, डेमोस एंड द क्रेटोस. ओके, सो डेमोस का मतलब क्या होता है? डेमोस मीनिंग पीपल एंड क्रेटोस मीनिंग रूल. ओके, सो अगर हम इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका मीनिंग? रूल ऑफ पीपल. ओके, दस द ट्रू एसेंस यानी कि हम कह सकते हैं मीनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल और देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे लोगों का रूल हो या उनकी रिप्रेजेंटेटिव का रूल हो, उसी को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी. अब्राहम लिंकन ने एक डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी की कि डेमोक्रेसी इज़ ए गवर्नमेंट दैट इज़ मेड बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. ओके, इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स. ओके, हम जो डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के पास ये पावर होती है, दे हैव द राइट टू वोट, उनके पास राइट टू वोट की पावर होती है जिससे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करते हैं. ओके, दस दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस डायरेक्टली और थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, सो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि या तो वो खुद इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे और कंट्री को रन करे, या फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को राइट टू वोट के थ्रू खुद इलेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो आई होप द मीनिंग ऑफ द टर्म डेमोक्रेसी इज़ क्लियर टू यू कि डेमोक्रेसी कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करते हैं. ओके, नाउ ट्रेसिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसका मीनिंग क्या है कि यानी कि जो डेमोक्रेसी जो है इसका ओरिजिन क्या है, कैसे ये कॉन्सेप्ट आया, कैसे कंट्रीज़ ने इसको अडेप्ट करना शुरू किया. ओके, सो ट्रेसिंग द रूट्स यानी कि रूट्स बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी के रूट्स कहाँ से या उसका ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से हुआ. ओके, सो डेमोक्रेसी एज वी नो टुडे इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म. ओके, सो आज हम जो डेमोक्रेसी का फॉर्म देखते हैं वो काफ़ी डेवलप्ड, काफ़ी मॉडर्न फॉर्म है. ओके, लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्म है उससे काफ़ी डिफरेंट है. ओके, इट हैज़ इवॉल्व्ड मतलब क्या होता है? एक डेवलपमेंट होना, एक कंटिन्यूस चेंज जो आता है. ओके, सो इट हैज़ इवॉल्व थ्रू द एजेस एंड अंडरवेंट मैनी चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस. ओके, सो काफ़ी सारे लंबे टाइम से हम कह सकते हैं एजेस से इसमें काफ़ी सारे चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं. ओके, अराउंड 6th century BCE इंडिया विटनेस एन अर्ली फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी in the form of a small states called Mahajanpads. So children, I hope you remember this term. You have read about this in class 6. That is the Mahajanpads. Jan means people. Okay, you can say the group of a people used to be called as Mahajanpads. Okay, so India में 6th century BCE में क्या हुआ था? महाजनपद जो है वो small states establish हो गए थे जो एक democratic kind of states थे जहाँ पे लोग खुद अपने लोगों को elect करके अपने जो जनपद है उसका एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करते थे. ओके, while most of these states were ruled by a king, some states were ruled by the representatives of 8 clans. ओके, सो यहाँ पर क्या था कि डेमोक्रेसी जो थी वो उस समय एस्टेब्लिश हो गई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे. कहीं पर तो ऐसा है कि किंग का रूल था, लेकिन ऐसे बहुत सारे हम कह सकते हैं कि किंगडम्स थे या हम कह सकते हैं स्टेट जहाँ पे गवर्नमेंट सेटअप था. ओके, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 8 क्लैंस यानी कि जहाँ पे डायनेस्टी एम्पायर एस्टेब्लिश हो रहे हैं और वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहे हैं. ओके, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्न द स्टेट थ्रू वेरियस असेंबलीज लाइक गंग एंड संघ. ओके, सो ये अपने असेंबलीज, जैसे आपको पता है अभी इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे भी लोकसभा और राज्यसभा है. ठीक है, वो भी एक स्टेट असेंबली है, वो भी लोगों से कंप्राइज हुई हुई असेंबली है. तो बिल्कुल वैसे ही कि उस टाइम में भी उनकी अपनी असेंबलीज होती थी जो लोगों को रिप्रेजेंट करती थी और वही असेंबली जो है अपने एम्पायर में या अपने महाजनपद में उसके अकॉर्डिंग लॉज बनाती थी. ओके,
सो गण और संघ जो है ये एक तरीके से असेंबलीज का नाम है जो उस समय एग्जिस्ट करती थी। आज हमारे जैसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, ठीक है, देन हम लोकसभा कहते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ये ही सेम फॉर्म है, लेकिन बस वो अभी जो डेमोक्रेसी वो मॉडर्न फॉर्म है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन ये जो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो 6th सेंचुरी BC से चला आ रहा है। ओके, नाउ फॉलोइंग दिस यानी कि जो अभी हमने 6th सेंचुरी BC में जो सिचुएशन थी डेमोक्रेसी की उसके बारे में बात की, तो यानी कि उसके अलावा भी कुछ यहाँ पे 3 इवेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारी आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसको शेप किया है, यानी कि उसको क्रिएट किया है, या हम कह सकते हैं डेवलप किया है। व्हाट आर दोज 3 इवेंट्स? Number 1, in Britain, the nobles who assisted the king introduced a document called the Magna Carta, limiting the power of the kings. Okay, so इसका मतलब यही है कि जब पहले एब्सोल्यूट मोनार्की थी या मोनार्क का रूल था, तो धीरे धीरे लोगों में जब चेंजेस आया, तो यहाँ पे एक ब्रिटेन का एग्जाम्पल देख के बताया है कि उस समय वहाँ के जो नोबल थे या फिर वहाँ के जो एलिट क्लास थे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था मैग्ना कार्टा करके, जो कि किंग के पावर्स पे कुछ लिमिटेशन लगाता है, यानी कि अब किंग की जो पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है। अब किंग को अपने जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं या फिर ये जो डॉक्यूमेंट है मैग्ना कार्टा, उसके अकॉर्डिंग उसको अपने एम्पायर को रन करना होगा। ओके, यानी कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने विल के या डिज़ायर के अकॉर्डिंग वो डिसीजन नहीं ले सकता, अब उसको इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करना होगा, ठीक है। नाउ द ब्रिटिश कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन एंड अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1787। ओके, सो जो ब्रिटिश की जो कॉलोनीज थी नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, तो उन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर, यानी कि आप देख रहे हैं कि जहाँ पे मोनार्की का रूल था वहाँ पे धीरे धीरे लोग अपनी जो खुद की गवर्नमेंट के टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं, डेमोक्रेसी और यू कैन से डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट को अब क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाय अडॉप्टिंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही है, एक कोड ऑफ कंडक्ट जिसमें एक कंट्री के रूल्स और प्रिंसिपल्स दे रखे होते हैं कि इन रूल्स और प्रिंसिपल के बेसिस पे ही एक कंट्री जो है वो गवर्न होगा या रन होगी। ओके, सो सून आफ्टर इन 1789 टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनीज, यानी कि देखो जैसे कि डेमोक्रेसी का जो था वो धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुआ, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोगों में अवेयरनेस आई और स्लोली ग्रेजुअली हम कह सकते हैं सारी कंट्रीज़ ने इसको अडेप्ट, डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ यू कैन से सेटअप को अडेप्ट करना शुरू कर दिया। ओके, सो इसी इंस्पिरेशन यानी कि यहाँ पे जो ये इवेंट हुआ था इसी से इंस्पायर होके, ठीक है, फ्रांस में भी ये चीज़ हुई। ओके, देयर वॉज द रेवोल्यूशन इन फ्रांस विच ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम द किंग्स एंड नोबल्स टू द कॉमन पीपल, यानी कि क्या हो गया, लोगों में अवेयरनेस आ गई, ठीक है, फ्रांस के लोगों ने रेवोल्यूशन, जैसे कि इंडिया में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हुआ था 1857 का, जब हमने अपने फ्रीडम को लेकर डिमांड किया था, तो बिल्कुल यहाँ पे भी फ्रांस के लोगों ने भी एक रेवोल्यूशन चलाया और किंग के जो भी पावर्स थे वो उसके हैंड से लेकर कॉमन लोगों में उसकी जो पावर उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, किंग्स एंड नोबल्स, यानी कि किंग्स और नोबल्स यानी कि उसके जो मिनिस्टर्स होते थे तो उनसे सारी पावर हम कह सकते हैं शिफ्ट होके कॉमन लोगों में आ गई। ओके, सो ये यहाँ पे कुछ इवेंट्स है जिनकी वजह से डेमोक्रेसी जो है वो एग्जिस्टेंस में आई थी। ओके, so children, till now we had discussed about the democracy, you can say a very good or you can say best kind of government। अब हम उसके अलावा बाकी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो हमको वर्ल्ड में देखने को मिलती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, नाउ सो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब यहाँ पे एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज़ द एब्सोल्यूट मोनार्की। देखो, मोनार्की जो वर्ड है वो आपका मोनार्क से बना है। मोनार्क मतलब क्या होता है, किंग। ओके, सो वो गवर्नमेंट जो किंग, जिसका हेड किंग है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनार्की। और इफ़ आई से एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है कि अनलिमिटेड, यानी कि ये जो मोनार्क है इसकी जो पावर है वो बिल्कुल क्या है, अनलिमिटेड है। वो जैसा चाहे वैसा डिसीजन दे सकता है, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है। वॉट एवर ही सेज दैट इज़ फाइनल एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज अ गॉड, कि जो किंग ने कह दिया वो फाइनल है। ओके, वो किसी लॉ को या किसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है, वो अपनी डिज़ायर, अपनी विल के अकॉर्डिंग डिसीजंस देता है और जो वो डिसीजन देगा वो फाइनल होगा और सबको वो डिसीजन मानना पड़ेगा। ओके, द मोनार्क यानी कि किंग एक्सरसाइजेस अल्टीमेट
गवर्निंग अथॉरिटी, यानी कि पूरी जो गवर्निंग अथॉरिटी है वो एक ही पर्सन के हैंड में है, किंग में। उसके पास उसके मिनिस्टर्स होते थे असिस्ट करने के, लेकिन उसकी मर्जी होगी तो वो उनसे सजेशन ले सकता है, एडवाइस ले सकता है, लेकिन उस पर ये कंपल्सरी नहीं है कि उसको मिनिस्टर से एडवाइस लेनी ही है। उसके पास जो अथॉरिटी है, ही इज़ द अल्टीमेट यू कैन से गवर्निंग अथॉरिटी। ओके, उसका जो डिसीजन है वो हमेशा फाइनल होता है। ओके, अब यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें चिल्ड्रन, तो कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की है? दैट इज ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो इस्लामिक कंट्रीज़ है या जो अरेबियन कंट्रीज़ है वहाँ पर ये एब्सोल्यूट मोनार्की, वहाँ पे जो किंग या आपने शेख सुना होगा, ठीक है। सो इस तरीके से मोनार्की है, एब्सोल्यूट मोनार्की है, यानी कि एब्सोल्यूट मतलब उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसकी पावर जो है वो सारी क्या है? अनलिमिटेड है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? ये थोड़ा सा बेटर फॉर्म है किसका? एब्सोल्यूट मोनार्की का। अब यहाँ पे मोनार्क यानी कि जो कंट्री का जो रूलर जो है, जो हेड जो है वो मोनार्क है, लेकिन वो जो मोनार्क है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रूल कर रहा है, यानी कि उसकी पावर अब यहाँ पे क्या है? अनलिमिटेड नहीं है, वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने पावर्स जो है उनको डिस्चार्ज कर रहा है, यानी कि अब उसके पावर्स पे क्या है? कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, उसकी पावर्स जो है वो एब्सोल्यूट की तरह अनलिमिटेड अब नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। ओके, हेड तो किंग ही होगा यहाँ पे हेड, लेकिन अब वो कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे फॉलो करेगा। ओके, अ मोनार्क और किंग एक्ट्स एज द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट यानी कि कंट्री का स्टेट है, बट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन के जो पैरामीटर्स है या जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स और रेगुलेशंस दे रखे उसको वो फॉलो करना पड़ेगा और उनके अकॉर्डिंग ही अपने डिसीजन देने होंगे। अब कौन कौन सी कंट्री जहाँ पर ये मोनार्की सेटअप है? दैट इज द जापान, स्पेन एंड यूके। ओके, नाउ डिक्टेटरशिप। अब ये क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? व्हेन अ कंट्री इज रूल्ड बाय वन पर्सन, जब एक ही पर्सन जब हेड होता है, who does what he feels like without paying any attention to the wishes of the people। ओके, देखो चिल्ड्रन, डोंट गेट कंफ्यूज। अब आप कह सकते हैं कि मैम ऐसे तो फिर एब्सोल्यूट मोनार्की और डिक्टेटरशिप दोनों सेम होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे मोनार्की तो क्या है? राजा है, वो कंट्री को एक तरीके से रन करे, लेकिन यहाँ पे डिक्टेटरशिप जो है वो किसी एक पर्सन में, ज़रूरी नहीं है वो पर्सन किंग ही हो, कोई भी कॉमन पर्सन या कोई भी हम कह सकते हैं मिलिट्री ऑफिशियल जो पावरफुल है वो अपने आप को खुद ही क्या करता है? कंट्री का हेड डिक्लेयर कर देता है। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड एब्सोल्यूट मोनार्की। ओके, सो ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? व्हेन अ कंट्री इज रूल्ड बाय वन पर्सन, एक ही पर्सन जो बाय फोर्स, ओके, कंट्री का क्या बन गया है? हेड बन गया है। ओके, हु डज व्हाट ही फील्स लाइक, यानी कि वो चीज़ें करता है जो उसको अच्छा लगता है, विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टू द विशेज ऑफ द पीपल, यानी कि वो लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता है। और पहली बात तो वो किसी अथॉरिटी से नहीं बना है। एक राजा जो है वो किसी अथॉरिटी से, क्योंकि वो रॉयल फैमिली में बॉर्न हुआ है तो वो राजा है, तो वो अल्टीमेटली अपनी जो एम्पायर है उसका किंग होगा। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई भी पर्सन बन सकता है, अगर वो पावरफुल है तो वो फोर्सफुली किसी कंट्री का हेड बन सकता है। ओके, अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल दैट इज द नॉर्थ कोरिया, एक एग्जाम्पल है डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ गवर्नमेंट का। ओके, नाउ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। ओके, सो ये भी एक अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो चिल्ड्रन, टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट दी 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी फर्दर 2 है जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। ओके, नाउ इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पॉलिटिकल पावर रिसाइड्स विद द मिलिट्री। तब यहाँ पे क्या है? मिलिट्री के अंदर सारी पावर जो है वो सेंट्रलाइज है। यहाँ पे एक तरीके से हम मिलिट्री का रूल भी कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो डिक्टेटर जो है वो मिलिट्री ऑफिशियल है। ओके, दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज जनरली हेडेड बाय अ डिक्टेटर। ओके, सो यहाँ पे चिल्ड्रन हम कह सकते हैं मिलिट्री डिक्टेटरशिप का मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे जो डिक्टेटर है वो एक मिलिट्री ऑफिशियल है और वो पूरे कंट्री का हेड है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। सो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है? इट इज अ गवर्नमेंट और यू कैन से इट इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय अ सिंगल पार्टी। एग्जाम्पल चाइना। सो चिल्ड्रन, चाइना में एक हम कह सकते हैं एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना करके एक पॉलिटिकल पार्टी है। वहाँ पे क्या होता है? एक ही पार्टी का रूल है। ओके, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी हम कह सकते हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, तो हमारे पास बहुत सारी चॉइस होती है कि हम किसको वोट दें। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है।
ओके, अब हर बार इलेक्शंस होते हैं, वही पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट करती है और लोगों को ना चाहते हुए भी उन्हीं लोगों को वोट देना पड़ता है, उनके पास चॉइस नहीं है, एक ही पार्टी है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है। तो हम कभी हमने बीजेपी को वोट दिया, कभी हमने कांग्रेस को वोट दिया, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ भी, अलग अलग स्टेट की अपनी रीजनल पार्टीज़ भी हैं, ओके। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, पूरे कंट्री में एक ही पार्टी है और हर बार वही पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और सेम लीडर्स हर बार इलेक्ट होते हैं, ओके। सो लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, उनको ना चाहते हुए भी सेम पार्टी को वोट देना होता है, ओके। सो ये जो चाइना जो है वो सबसे हम कह सकते हैं बेस्ट एग्जाम्पल है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का, ओके। नाउ प्रेजेंट सिनेरियो, अब हम डेमोक्रेसी से, सो चिल्ड्रन जस्ट गेट बैक टू द डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट है ये हम कह सकते हैं इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड वेल नोन, जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने इसको अडेप्ट किया है। सो हम again we are coming back on the democracy, okay। So more than half of the independent countries in the world today have a democratic form of government, so you must know this। So out of 195 independent countries, 167 countries ऐसी है जहाँ पे democratic kind of government है, okay। और remaining जो countries है, ओके 195 में से 167 जो ऐसी कंट्रीज है वहाँ पे डेमोक्रेसी है, उसके अलावा जो रिमेनिंग जो बचता है 195 में से, उसमें बाकी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सेटअप है, ओके। सो अर्लियर देयर वर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द डिसीजन मेकिंग बिकॉज द पॉपुलेशन एंड द यूनिट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वर स्मॉल। सो चिल्ड्रन क्या है यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ कि डेमोक्रेसी जो है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक होती है आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, जहाँ पे लोग इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, लेकिन लोग उस पर हर डिसीजन, गवर्नमेंट के कोई भी डिसीजन पे या कोई भी लॉ पे वो अपने सजेशन देते हैं, अपना वोटिंग देते हैं, तभी गवर्नमेंट उसको इम्प्रूव कर यू कैन से इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द कंट्री में जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अगर कोई लोकसभा राज्यसभा में कोई बिल डिस्कस होता है तो वो वहाँ के जो लीडर्स होते हैं वो खुद डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो डिस्कस करेंगे फिर लोगों को बताएंगे फिर लोग अपना डिसीजन देंगे, नो, दे देमसेल्फ डिस्कस ऑन दैट बिल एंड पास इट, ओके। सो ये जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन अब ये कह रहे हैं पहले के टाइम में क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे पीपल डायरेक्टली खुद पार्टिसिपेट करते थे, खुद लॉ बनाते थे और खुद वोटिंग के अकॉर्डिंग उन लॉज को पास करते थे, ओके। सो वो क्या है आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन ऐसा पहले पॉसिबल था क्योंकि उस समय स्टेट्स जो थे वो स्मॉल होते, लेकिन अभी अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर कंट्रीज़ अब काफ़ी ज़्यादा ह्यूज हो गई हैं, बिलियंस में पॉपुलेशन है, तो अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो अब पॉसिबल नहीं है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ओके। सो ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पे लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और यहाँ पे विच इज़ नॉट कॉमन is followed in very few places, for example in some provinces of the Switzerland। so Switzerland जो है वो आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, ओके। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है, ठीक है, स्विट्जरलैंड एक आपका एक्सेप्शन है जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है क्योंकि वो स्मॉल है तो वहाँ पे लोग खुद डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें या इंडिया जैसे बड़े कंट्री की बात करें, इतना जो जोग्राफिकली इतना वास्ट और डाइवर्स कंट्री है, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट हर डिसीजन पे इंडिया के हर एक पर्सन से 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है, तो ये गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक लॉ पे या हर एक बिल पे इंडियन लोगों की सजेशन ले या उनका वोट करवाएं, ओके। सो दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, यानी कि हम खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हम वोट देख के अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं, वो आगे जाके आप कह सकते हो गवर्नमेंट के लिए लॉज बनाता है या कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, ओके। नाउ मेन थ्रस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, मेन थ्रस्ट ऑफ डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करने के लिए उसके मेन जो कंटेंट्स हैं वो क्या है,
ओके, सो सबसे पहला जो वो क्या है चिल्ड्रन, कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता ही है एक कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसका क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट मोनार्की जो है वहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं, किंग अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी में सबसे मेन जो है, एक कंट्री जो रन करेगा वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही रन करेगा, उसमें जो लॉज जो प्रोविजन दे रखे हैं उनको ही फॉलो करेगा। ओके, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो कुछ भी नहीं कर सकता एक कंट्री। ओके, इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज नॉट फ्री टू एक्ट इरेशनली। ओके, यानी कि इरेशनली यानी कि इलॉजिकली या अनरीजनेबली या विदाउट एनी सेंस जो है वो गवर्नमेंट एक्ट नहीं कर सकती, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना होगा। ओके, द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो सर्टन बेसिक रूल्स। सो जो हम लोग हो, चाहे हम कॉमन लोग हो, चाहे गवर्नमेंट ही क्यों ना, सबको एक पर्टिकुलर कुछ सर्टन जो बेसिक रूल्स होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। लेट्स से कि राइट टू वोट की जो एज है वो 18 ईयर्स है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स हैज़ अ राइट टू वोट। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं, कोई पर्सन अपने अकॉर्डिंग 21 ईयर्स में वोट दे रहा है, कोई 25 में दे रहा है। नो, कुछ रूल्स हैं, जो कुछ हमारे प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, तो ही कंट्री क्या होगा, स्मूथ फंक्शन करेगा। अदरवाइज कियोस हो जाएगा, क्लैशेस होने शुरू हो जाएंगे। ओके, दिस कंपाइलेशन ऑफ रिटन रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये जो रूल्स, ये जो प्रिंसिपल कि एक कंट्री किस तरीके से गवर्न होना चाहिए, एक कंट्री किस तरीके से रन होना चाहिए, इन्हीं सारे रिटर्न रूल्स को हम क्या कहते हैं, ये सारे रूल्स जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को हम कई बार बुक ऑफ लॉ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे लॉज लिखे हुए हैं कि क्या क्या लॉ एक कंट्री को फॉलो करने। ओके, सो दिस कंपाइलेशन ऑफ रिटर्न रूल्स इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सर्टन राइट्स टू द सिटीजन्स। ओके, हमें राइट्स मिलता है, आपको पता ही है, वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। ओके, विच एंश्योर दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट मिसयूज इट्स पावर। ओके, सो चिल्ड्रन, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट के लोगों के पास ही राइट है कि वो लॉ बनाएंगे, हमारे पास भी राइट है। इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाई विथ एनी ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट देन वी हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। आपने देखा कई बार स्ट्राइक्स होती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, रैलीज लोग निकालते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ओके, तो यानी कि हमारे पास भी कुछ राइट्स हैं ताकि गवर्नमेंट अपनी पावर को मिसयूज ना करे। ओके, हमारे पास राइट टू वोट मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लग रहा है कि अभी कांग्रेस जो है कांग्रेस का जो है वो रूल है हमारे स्टेट में या हमारी कंट्री में, लेट्स से, और हमें अगर लगता है कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि ठीक है, अब हम कांग्रेस को नेक्स्ट इलेक्शन में वोट नहीं देंगे, अब हम किसी और पार्टी को चांस देंगे। ओके, सो इससे क्या होता है चिल्ड्रन, जो रूलिंग पार्टी उसको हमेशा ये फियर रहता है कि अगर हमने इंटरेस्ट, लोगों के इंटरेस्ट को फॉलो नहीं किया तो हमको नेक्स्ट इलेक्शन में लोग वोट नहीं देंगे। ओके, सो इस तरह से क्या होता है, इसी फियर की वजह से वो अपनी पावर को क्या करते हैं, मिसयूज नहीं करते हैं। ओके, सो हमारे पास ये जो राइट्स हैं कि हम अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं, या हमारे पास और जो भी राइट्स जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के, उस राइट्स की वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी पावर्स को मिसयूज नहीं कर सकती। ओके, नाउ द नेक्स्ट थ्रस्ट, और हम कह सकते हैं इंग्रेडिएंट जो है डेमोक्रेसी का, या हम कह सकते हैं एक कंपोनेंट हम कहें तो वो है दैट इज द इक्वालिटी एंड द रूल ऑफ लॉ। ओके, अब इक्वालिटी और रूल ऑफ लॉ दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट में इन चीज़ों का, इन कॉन्सेप्ट का या इन प्रिंसिपल का होना ज़रूरी है। अब इनका मीनिंग क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नाउ इक्वालिटी इम्प्लाइज इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। चिल्ड्रन, इक्वालिटी जो है नेम से ही क्लियर है, इक्वालिटी बना है आपका वर्ड इक्वल से, इक्वल यानी कि बराबर होना। ओके, सो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इक्वल स्टेटस होना चाहिए, सबको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, इक्वल राइट सबको मिलने चाहिए, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। ओके, और अपने आप को अच्छे सर्वाइवल के लिए सबको इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई इक्वालिटी बिफोर लॉ टू एनी सिटीजन। अब चिल्ड्रन, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि हर एक पर्सन जो है वो लॉ की नज़र में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अगर कोई पर्सन कोई क्राइम करता है, कोई भी क्राइम करता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई एक कॉमन पर्सन हो, चाहे वो फार्मर हो, सबके लिए लॉज
क्या है, इक्वल है। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने फॉर एग्जांपल कोई क्राइम कर दिया तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, या फार्मर ने कोई सेम क्राइम कर दिया तो हम उसको पनिशमेंट देंगे क्योंकि वो फार्मर है। वी विल नॉट से दिस कि प्राइम मिनिस्टर है वो तो कर सकता है, नो। लॉ क्या है, सबके लिए सेम है। कोई फार्मर है, उसने अगर कोई क्राइम किया, यानी कि जो पनिशमेंट एक प्राइम मिनिस्टर को किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए मिलता है तो सेम वही पनिशमेंट एक फार्मर को दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लॉ की आइज में ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, लॉ सबके लिए क्या है, सेम है। ओके राइट, सो दिस मीन्स दैट द लॉ शैल अप्लाई इक्वली टू ऑल इन द सेम मैनर, यानी कि लॉ जो है चिल्ड्रन वो सेम, सब पे सेम इक्वली क्या होगा, अप्लाई होगा, सबको सेम मिलेगा। जैसे कि अगर कोई क्राइम होता है, ऐसा नहीं है कि जो रिच लोगों के साथ में क्राइम हो तो वही पुलिस स्टेशन जाके अपनी FIR लिखवा सकते हैं, नहीं। हर एक पर्सन के पास ये राइट है कि वो लॉ से प्रोटेक्शन ले सकता है और उसको लॉ क्या है, प्रोटेक्ट करेगा। ओके, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस और रिलीजन, यानी कि अब यहाँ पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे आपकी कोई भी कास्ट हो, सेक्स यानी कि आपका जेंडर, आप मेल हो फीमेल हो, रेस यानी कि आप यू आर फेयर और यू आर ब्लैक इन कॉम्प्लेक्शन, आपका कोई भी रिलीजन हो। ओके, सो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि इन बेसिस पे हम किसी भी पर्सन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन या हम कह सकते हैं भेदभाव नहीं कर सकते, सब क्या है, सेम है और सबके लिए लॉज जो है वो बिल्कुल सेम है। ओके, नाउ द रूल ऑफ लॉ मीन्स, अब रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, मीन्स दैट एवरी पर्सन इन द कंट्री फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू अ फार्मर इज बाउंड बाय द सेम लॉज। ओके, सो चिल्ड्रन यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि लॉ जो है वो सबके लिए इक्वली अवेलेबल है, और रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि सब सेम लॉज से बाउंड है। ठीक है, सबके लिए अलग अलग लॉज नहीं है। ट्रैफिक रूल्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि रिच लोगों के लिए ट्रैफिक रूल्स अलग है या उनको ये परमिशन है कि वो हेलमेट नहीं पहने, या जो पुअर लोग हैं या जो कॉमन लोग हैं उनको ये कंपलसरी है कि उनको हेलमेट पहनना चाहिए, नहीं। सब क्या है, सेम लॉज के साथ में बाउंड है। ओके, सो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट एवरी पर्सन इन द कंट्री फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू अ फार्मर इज बाउंड बाय द सेम लॉज एंड गिवन द सेम ट्रीटमेंट। यानी कि अभी मैंने आपको क्या बताया था कि पनिशमेंट जो है वो पर्टिकुलर क्राइम का सेम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग पर्सन की उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग या उसकी कास्ट या उसका रेस या उसके जेंडर के अकॉर्डिंग या रिलीजन के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगा, नहीं। सबको, अगर कोई पर्टिकुलर क्राइम किसी पर्सन ने किया है तो सबके लिए पनिशमेंट सेम होगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी जेंडर का हो, या उसका कोई भी स्टेटस क्यों ना हो, क्या, या फिर वो प्रेसिडेंट हो, फार्मर हो, नो। सब क्या है, सबके लिए लॉज जो है वो इक्वल है। ऑल पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ एंड ऑल आर बाउंड बाय सेम लॉज। ओके, नाउ प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी। चिल्ड्रन अभी हमने डिस्कस किया था इक्वालिटी, तो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, सब कुछ इक्वल होना, बराबर होना। लेकिन इफ आई से इन इक्वालिटी मीन्स नॉट इक्वल एंड फाइट अगेंस्ट इट। ओके, सो अब इंडिया जैसा डाइवर्स कंट्री है। अब देखिए, अगर आप जनरली सोचिए, हमने अभी क्या बात की, हमने बात की इक्वालिटी किस चीज़ में, इक्वल स्टेटस में, और हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ में। अगर हम ऐसे देखें कि इक्वालिटी हो, ऑल आर इक्वल, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑल आर इक्वल? क्या ऐसा हो सकता है कि एक डॉक्टर की जो सैलरी है और एक लॉयर की, एक टीचर की, एक फार्मर की, क्या इन सब की सैलरी, इनकी इनकम सेम हो सकती है? या सबकी हाइट या उनका वेट या उनकी चॉइसेस या उनकी हॉबीज़ क्या एक्चुअली सेम हो सकती है? नो। सो इक्वालिटी की अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो ऐसा नहीं होता है कि ऑल आर इक्वल। ओके, लेकिन हम यहाँ पे इक्वालिटी की हमने बात की कि इक्वालिटी इक्वल होने चाहिए किस में, कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सबको इक्वल पार्टिसिपेशन का, सेल्फ डेवलपमेंट का राइट मिलना चाहिए। ओके, सो इंडिया जैसा डाइवर्स कंट्री, इतना बड़ा कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे कुछ इनइक्वालिटीज़ भी हमको देखने को मिलती है। ओके, सो डिस्पाइट द इक्वल स्टेटस ग्रांटेड बाय अ सोसाइटी टू एवरी सिटीजन, देयर वेरियस टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ इन आवर सोसाइटी। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी तरीके से हो सके, जितना कोशिश हो सके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन है जहाँ पे सबको इक्वल राइट्स देने की कोशिश की है, बट फिर भी क्या होता है, कहीं ना कहीं हमको इनइक्वालिटीज़ जो है वो देखने को मिलती है। ओके, द मेन कॉज ऑफ इनइक्वालिटी इन
इन सोसाइटी इज ड्यू टू कास्ट सिस्टम। ओके, सो चिल्ड्रन जो मेन कॉज जो है इन इक्वालिटी का, ठीक है, जहाँ पे लोग इक्वल नहीं है, वो क्या है, कास्ट सिस्टम। ओके, कास्ट के बेसिस पे लोग एक दूसरे को क्या है, सुपीरियर या इन्फीरियर या लोअर या हाई क्लास हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं हाई क्लास है, रिच क्लास है, कोई हम कहते हैं मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है। ओके, सो द मेन कॉज ऑफ इन इक्वालिटी इन सोसाइटी इज ड्यू टू कास्ट सिस्टम। ओके, देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कास्ट सिस्टम की बात नहीं करता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल स्टेटस देने की कोशिश करता है, लेकिन हम जो लोग हैं, हम जो कॉमन लोग हैं, हम कास्ट के बेसिस पे लोगों में क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और उनको अनइक्वल समझते हैं। ओके, सो विच क्लासीफाई पीपल एज अ हाई कास्ट एंड द लो कास्ट। ओके, सो हम कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड करते हैं कि ओके दिस पर्सन इज़ हाई क्लास, या हमारे घर में अगर कोई हाउस हेल्प्स हैं तो हम उनको बोलते हैं दे आर ऑफ लो क्लास। ओके, जो बहुत रिच हमको कहते हैं दे आर एलिट क्लास, दे आर हाई क्लास। ओके, सो ये जो कैटेगरीज है ये हम ह्यूमन बीइंग ने डिवाइड करी है, ये गॉड ने क्रिएट नहीं की है, या कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा नहीं कहा है कि आपको इन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। ओके, दिस इज मतलब दिस यू कैन से डिस्क्रिमिनेशन इज क्रिएटेड बाय अस, हमने इसको क्रिएट किया इस इन इक्वालिटी को। ओके, इन एडिशन देयर आर इन इक्वालिटीज बेस्ड ऑन वेल्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो चिल्ड्रन, एक हमने कास्ट के बेसिस पे तो लोग अनइक्वल है इंडिया की सोसाइटी की बात करें तो, लेकिन उसके अलावा वेल्थ के बेसिस, वेल्थ यानी कि मनी को ले लो आप या प्रॉपर्टीज़ को ले लो, सबके पास इक्वल ऐसा तो है नहीं कि जो पुअर और रिच हम क्यों कहते हैं, क्योंकि पुअर की सैलरी जो इनकम वो बहुत लो है और जो रिच के जो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ओके, सो वेल्थ के बेसिस पे भी लोग क्या है, अनइक्वल है, इनइक्वल हम कह सकते हैं, इन इक्वालिटी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोई डॉक्टर है कोई लॉयर है, दोनों की क्वालिफिकेशन अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पास अगर उसका एमबीबीएस का डिग्री है तो वो कह देगा चलो आज मैं ऐसा करता हूँ, आज मैं लॉयर बन जाता हूँ। नो, क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी क्या है, सबकी अलग अलग है, उसमें भी क्या है डिफरेंसेस। कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई एस्ट्रोनॉट है, कोई साइंटिस्ट है। ओके, सो इस तरह से उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी क्या है, अलग अलग है, वो भी सेम नहीं है। ठीक है, जेंडर भी हम कहते हैं कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई ट्रांसजेंडर है। ओके, एंड प्रोफेशन, प्रोफेशन के सबका अलग है, कोई आप कह सकते हैं म्यूजिशियन है, कोई सिंगर है, कोई आर्टिस्ट है, एक्टर है, पेंटर है। ओके, सो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे भी हमको इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ओके, नाउ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, चिल्ड्रन आपने ये नाम सुना होगा, ही इज़ कॉल्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस के बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके जो मेन हम कह सकते हैं जो लीडर जो है वो कौन है, आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और हमको शॉर्ट में बी आर अम्बेडकर कहते हैं। ओके, ही इटसेल्फ, नाउ ही हिमसेल्फ बिलोंग टू द डेलिट क्लास कास्ट। सो चिल्ड्रन, डेलिट क्या होता है, पहले के टाइम में ये होता था, एंशिएंट या हम वैदिक पीरियड के बाद का टाइम अगर हम देखें तो उस समय ये होता था कि जो भी लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनको अनटचेबल समझते थे, छुआछूत जिसको हम कहते हैं, उनको लोग टच नहीं करते थे, उनको अपने टेम्पल्स में एंट्री नहीं देते थे, उनको जो कॉमन हैंडपम्प से वहाँ से पानी पीने की या उनको वाटर कंज्यूम करने की परमिशन नहीं होती थी, उनको वो अनटचेबल कि ये तो लोअर कास्ट के लोग हैं, इनके तो टच भी नहीं होना चाहिए और इनके टच की हुई किसी भी चीज़ को हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ओके, सो पहले वो टेम्पल्स में जाना, ठीक है, हैंडपम्प से पानी पीना और ये सब चीज़ें उनको हर जगह जहाँ पे नॉर्मल यू कैन से नॉर्मल मिडिल क्लास या यू कैन से रिच क्लास के लोग रहते, वहाँ पे ऐसे लोगों का जाना भी क्या था, प्रोहिबिटेड था, उनको अलाउ नहीं था। ओके, सो डेलिट कास्ट के यहाँ पे देखो भीमराव अंबेडकर जो थे वो खुद भी लोअर क्लास से या डेलिट क्लास से, डेलिट का मतलब क्या होता है, ब्रोकन, यानी कि ये वो सोसाइटी या ये वो कास्ट है जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। अगर आप ट्राइब्स देखेंगे, जो ट्राइबल पीपल है, जो आदिवासी हम जिसको कहते हैं, वो जंगलों में रहते हैं, तो क्या वो हमारे बराबर है, वो नहीं, वो हमारी जो सोसाइटी है उससे अलग, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं मिलती, वो डेवलप नहीं है, वो कपड़े भी आप देखो वो जैसे मॉडर्न मैन की तरह क्लोथ्स नहीं पहनते। ठीक है, सो यहाँ पे जो भीमराव अंबेडकर है जो खुद एक ब्रोकन क्लास से या डेलिट कास्ट से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझी कि इंडिया जैसे कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोअर कास्ट के लोग हैं, तो उनके साथ में अनटचेबिलिटी वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं होने चाहिए और उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ओके, एंड ही मेड मैनी एफर्ट्स टू सिक्योर बेसिक राइट्स। बेसिक राइट्स ही तो हुए ना, ये ड्रिंकिंग वाटर जो है वो भी एक बेसिक राइट है, टेम्पल में जाना एक बेसिक राइट है, बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं हो गई। ओके, ठीक है, सो बेसिक राइट्स फॉर देम सच एज एंट्री इनटू द टेम्पल्स एंड पब्लिक प्लेसेस। ओके, सो ऐसे जो लोगों को है उनको इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए कि वो जहाँ पे भी चाहे वो टेम्पल्स हो,
मतलब कोई पर्सन अगर लोअर कास्ट का है या फिर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का कोई पर्सन स्वीपर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो वो स्वीपर है तो किसी टेम्पल में किसी मंदिर में वो नहीं आएगा, या वो किसी रेस्टोरेंट पे आप उसको नहीं बैठने देंगे, या उसको मॉल में जाने नहीं देंगे। नो, ऐसा नहीं है, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए। ओके, सो चिल्ड्रन इस हम कह सकते हैं इस लोअर और हाई कास्ट के डिफरेंसेस को या इस इन इक्वालिटी को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस या कुछ रूल्स या प्रिंसिपल्स दे रखे हैं जो इंडिया के लोगों को, सिटीजन्स को और गवर्नमेंट को फॉलो करने ज़रूरी हैं। व्हाट आर दोज प्रोविजन? सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इक्वालिटी लाना। ओके, इट हैज़ मेनी प्रोविजंस इन ऑर्डर टू अचीव इक्वालिटी, लेट्स डिस्कस दैम। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस दे रखे हैं इक्वालिटी, ताकि इंडिया जैसे कंट्री में इक्वालिटी एक तरीके से एस्टैब्लिश हो। सबसे पहला जो है वो है आर्टिकल 15। ओके, सो आर्टिकल 15 देखो चिल्ड्रन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट आर्टिकल्स में डिवाइडेड है। हर एक आर्टिकल में कोई ना कोई लॉ, कोई ना कोई प्रोविजन दिया गया है। ओके, सो आर्टिकल 15, अब आर्टिकल 15 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या कहता है? प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? भेदभाव। ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन के बेसिस पे आप किसी पर्सन से भेदभाव नहीं कर सकते। रेस, कास्ट, सेक्स एंड द प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, सो इन बेसिस पे आप किसी पर्सन से भेदभाव नहीं कर सकते, या आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये क्रिश्चियन है तो ये इस रेस्टोरेंट में नहीं आएगा, या ये मुस्लिम है तो ये इस पर्टिकुलर मॉल में नहीं आएगा। नो, आप किसी भी बेसिस पे पर्सन को एक तरीके से हम कह सकते हैं आप उसको डिस्क्रिमिनेट या उसके साथ में आप भेदभाव नहीं कर सकते। सब क्या है? इक्वल है। Okay, all the citizens have equal access to shops, hotels, restaurants and other public places, and also the use of well, tanks, bathing ghats and roads. Okay, तो जो भी लोग हैं सारे, ये आर्टिकल 15 क्या कहता है? जो भी इंडिया का सिटीजन है, इंडिया इस देश का जो सदस्य है, उसके पास, सबके पास इक्वल राइट्स है। वो कहाँ, जहाँ पर भी जाए वहाँ पे आ जा सकते हैं, किसी पब्लिक प्लेस में जा सकते हैं। अब उनके साथ में पहले के टाइम में जो होता था अनटचेबिलिटी वाला, अब वो ऐसा नहीं होता है। दे हैव अ इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है वो है आपका आर्टिकल 16। अब आर्टिकल 16 भी है जो इक्वालिटी की बात करता है कि इक्वालिटी स्टेटस इस्टेब्लिश हो। तो वो क्या कहता है? आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। सो कहने का मतलब ये है कि इंडिया में, या इंडिया जैसा जो, या फिर हम कह सकते हैं जो डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ जो कंट्री है, यानी कि हम यहाँ पे इंडिया के रेफरेंस से बात करें तो यहाँ पे जो भी लोग हैं उनके पास इक्वल राइट है कि वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की अगर कोई भी पोस्ट है तो सबको इक्वल राइट है कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब ले सके। सो चिल्ड्रन, दैट इज़ वाई क्या होते हैं हमारे इंडिया में, जैसे आपने यूपीएससी का, आईएएस का एग्जाम सुना होगा, आईएफसी का एग्जाम सुना होगा। ठीक है, सो इस तरीके से, या कोई टीचिंग का एग्जाम है, तो एग्जाम क्यों लेते हैं? ताकि सबको इक्वल पार्टिसिपेशन का राइट मिले। तो जो बेस्ट होगा, जो इंटेलिजेंट होगा, जो मेरिट, जिसकी मेरिट आएगी, जिसके मार्क्स अच्छे आएंगे, उसको वो गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर जो जॉब है वो मिल जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से क्या है, सबको इक्वल राइट है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ओके, तो यानी कि कोई भी पर्सन, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर, कई बार हम न्यूज़ में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बेटा जो है वो आईएएस ऑफिसर बना। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे वो पर्सन किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी जो सोसाइटी उसका हो, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, ठीक है, वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या अपने लिए गवर्नमेंट जॉब ले सकता है, क्योंकि सबको इक्वल एग्जाम देने का सबको इक्वल राइट है। ओके, नाउ आर्टिकल 17 क्या कहता है? डिक्लेयर्स अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। अभी हमने डिस्कस किया था कि पहले के टाइम में लोग उनको टच भी नहीं करते थे, लोअर कास्ट के लोगों को, और उनको कहीं पे भी आने जाने का उनको मना करते थे या उनको अलाउ नहीं करते थे। ओके, सो आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है उसको पूरी तरीके से अबॉलिश करता है। अब इंडिया में अनटचेबिलिटी नहीं हो सकती, और अगर ऐसा आप कहीं देखते हैं या किसी पर्सन के साथ में ऐसा बिहेव होता है तो वो कंप्लेन कर सकता है, और जो पर्सन ऐसा क्राइम करेगा, अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिस करेगा, तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगा। ओके, एंड एज एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेंगे, किसी पर्सन के साथ में बैडली बिहेव करेंगे, उसको अनटचेबल समझेंगे, तो आपके अगेंस्ट
एक हम कह सकते हैं आपको पनिशमेंट मिलेगा, और लॉ के अकॉर्डिंग, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग यू विल बी लायबल टू द पनिशमेंट. ओके, नाउ सो चिल्ड्रन, ये कुछ हम कह सकते हैं आर्टिकल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं इंडिया जैसी कंट्री में. ओके, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो पास लॉज टू एंश्योर दैट द पीपल विद डिसेबिलिटीज़ मतलब क्या होते हैं, जो लोग नॉर्मल नहीं है, या कोई जो लोग फिजिकली डिसेबल है, जो विजुअली इम्पायर्ड है, या जो ब्लाइंड जो है लोग, तो उनको भी गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज निकाले कि उनको भी इक्वल स्टेटस मिले. ओके, आपने देखा होगा जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनको भी राइट टू एजुकेशन है, वो भी स्टडीज़ करते हैं, उनके लिए जो ब्रेल स्क्रिप्ट आती है उसको वो उससे पढ़ते हैं. तो यानी कि मतलब क्या कि गवर्नमेंट ने ऐसे भी लॉज निकाले हैं कि वो डिसेबल जो लोग हैं, जो फिजिकली और जो मेंटली डिसेबल लोग हैं, उनको भी इक्वल राइट्स दिए गए हैं. ओके, सो चिल्ड्रन, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज चैप्टर. So I hope this interesting was beneficial to you. So that is all for today's class. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel. I will be meeting you in the next interesting video. Till then, bye. Take care.